Hey everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel. This is Palak Rakhiani, your English educator. My dear class 9 students, I hope you all are doing fit and fine. सब बहुत ही बढ़िया होंगे एंड रेडी हैं आज के इस सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 9th की बुक बी हाइव का एक ब्रांड न्यू चैप्टर जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। इस पूरे वीडियो में मैं आपको जो भी आपके एनसीईआरटी में चैप्टर दिया है उसके पूरी लाइंस पूरे पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगी एंड ये पूरी स्टोरी क्या है। अब लिटिल गर्ल में यहाँ को आपको एक इमेज दिख रही होगी, क्या आपने उसे ऑब्जर्व किया? यहाँ क्या है, एक छोटी सी बच्ची दिख रही है एंड उसके पापा दिख रहे हैं, लेकिन माहौल थोड़ा अलग है। ये खुशी का माहौल नहीं लग रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है कि पापा उस बच्ची को डांट लगा रहे हैं। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये जो पूरी स्टोरी है एक बहुत ही छोटी सी बच्ची की है जो कि कहीं ना कहीं अपने पापा से थोड़ा डरती हैं, जो कि हम सब डरते हैं, थोड़ा नहीं, खैर ये काफ़ी डरती है। तो पूरी स्टोरी क्या होगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अंत भला तो सब भला, बहुत ही प्यारी सी एंडिंग होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है ताकि आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाए। आइए शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी की। एंड उससे पहले सबको पता है पलक मैम जो है एक नए चैप्टर के साथ देती हैं एक नया वर्ड ऑफ द डे। ये वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं एज ऑल्टरनेटिव्स टू द कॉमन वर्ड्स, यानी जो आम शब्द हम यूज करते हैं उनके बजाय आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये शब्द इंटरेस्टिंग है, ये शब्द आप उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो जो बहुत ही चालाक हो, यानी जिसे हम कहते हैं ना, यू आर अ वेरी चालाक ब्रो, यानी एनी पर्सन हु इज क्लेवर और विटी, यानी जिसका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत चालाक होता है, उसको समझ आता है कि इस टाइम पे ये काम करना है या ये चीज मेरे लिए सही है, ये गलत है, कौन क्या कहना चाह रहा है, दूर से ही देख के समझ जाता है। सो अ क्लेवर और विटी पर्सन। तो हम ज्यादातर उस इंसान को क्या कहते हैं, दैट यू आर वेरी क्लेवर, राइट। तो इंस्टेड ऑफ क्लेवर, क्लेवर तो बचपन से यूज करते आ रहे हैं, आप कह सकते हो ये वर्ड जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्राइट स्पार्क। Yes, you are absolutely right. ये जो वर्ड है, वर्ड इज ब्राइट स्पार्क। तो ब्राइट स्पार्क आप ऐसे इंसान के लिए यूज कर सकते हो जो कि क्लेवर हो, जो कि चालाक हो, बहुत ही तेज हो उसका दिमाग। जैसे यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो आप इसका मीनिंग जरूर लिखें, ब्राइट स्पार्क, अ क्लेवर और अ विटी। विटी का मतलब क्या होता है, दिमाग वाला, है ना, बहुत ही दिमाग हो उसको, बहुत तेज दिमाग होता है कुछ लोगों का, आगे की सोच लेते हैं तो अपना भला कर लेते हैं या चालाकी से काम कर लेते हैं। सो अ क्लेवर और विटी पर्सन। अच्छा, चालाक का मतलब हमेशा नेगेटिव में नहीं होता है, इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल। समवन हु इज क्लेवर और विटी, तो उसको सही गलत की भाई पहचान होती है कि कोई इंसान क्या है, अभी क्या एक्शन लेना है, तो आप इन्हें दोनों वेज में यूज कर सकते हो। तो अगर आप किसी को ब्राइट स्पार्क बोलो, इट्स नॉट ओनली नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव एज वेल, दैट पर्सन इज अ ब्राइट स्पार्क। फॉर एग्जाम्पल 3 इडियट्स अपन सबने देखी है, राइट। तो उसमें होता है ना चतुर रामलिंगम। तो चतुर कौन है, चतुर इज अ ब्राइट स्पार्क, वो बहुत ही चालाक है, राइट। तो आप ऐसे ही अपने किसी दोस्त का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया सूजन। सूजन इज अ ब्राइट स्पार्क, she always wins the game। यानी सूजन एक ब्राइट स्पार्क है, मतलब क्या हुआ, वो बहुत ही चालाक है, बहुत ही क्लेवर है, वो हमेशा गेम जीत जाती है, यानी हम साथ में कोई भी गेम खेलते हैं तो वो हमेशा जीत जाती है। सो क्या है आपका नया वर्ड ऑफ द डे, ब्राइट स्पार्क, अ क्लेवर और अ विटी पर्सन। तो जरूर इसको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, हमने जो डायरी बनाई थी जिसमें हम सारे न्यू वर्ड्स नोट करते हैं। ओके, तो अब इसी बात से शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। चैप्टर पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड में आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अब आपसे पूछा गया है, डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ दैन व्हेन यू वर मच यंगर। यानी आज आप जिस उम्र में हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास 9th में हो, तो आप लोग कितने हो गए, 15 है ना, 14-15 साल के हो गए। तो आपको क्या लगता है कि आज आप अपने पेरेंट्स को, मम्मी पापा को बेहतर समझते हो कंपेरेटिव टू जब आप बहुत यंग थे, यानी आप फर्स्ट क्लास में थे, केजीज में थे, सेकंड थर्ड क्लास में थे। तो तब कैसा होता है सिचुएशन में बताती हूँ कि पेरेंट्स हमें कोई भी काम में ना डांटते थे, है ना, ऐसा होता है कि ये मत करो वो मत करो। खैर वो भी अपनी जगह पे सही होता है, क्यों, क्योंकि जब एक इंसान एक यंग एज में, बोलते हैं ना कि आपको किसी जो है ना घड़े को बनाना है, तो जब वो गीला होता है, गीली मिट्टी होती है, तो उसको अपन शेप दे देते हैं। तो वैसे ही जब बच्चा
यंग होता है, अगर उसे तब से ही अच्छी बातें सिखाई जाए तो एक संस्कार, एक नींव जो है स्ट्रांग हो जाती है। और इस कारण से हमें हमारे पेरेंट्स बहुत बार जो है डांटते हैं, कभी कभार मार भी पड़ती थी, है कि नहीं, कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छी आदत है, पढ़ाई करो टाइम पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या आपको लगता है कि उस टाइम में आप बड़े चिढ़ते थे, क्यों मना कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो खेलना पसंद है, पढ़ाई लिखाई इतनी पसंद नहीं आती थी, है ना, ये क्यों नहीं करने देते, बाहर क्यों नहीं ऐसे निकलने देते, बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन आज अगर आप हो सकता है 14, 15 या 16 ईयर्स के हो, तो आप थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हो अपने पेरेंट्स को, क्योंकि अगर आप में से किसी के छोटे भाई बहन हो तो वो ज्यादा समझ पाता है, बिकॉज हम भी उनके साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स या बड़े भाई बहन क्या चाहते हैं, हमेशा आपका भला, राइट, दे ऑलवेज वॉन्ट यू टू बी अ बेटर इंडिविजुअल। और इसी कारण से हो सकता है वो आपको समझाने के चक्कर में कभी कभार उनका तरीका गलत हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कभी उन्हें वो डांट पड़ते हैं, लेकिन उनके इंटेंशंस प्योर होते हैं उसके पीछे, राइट। तो इस बात से तो मैं भी अग्री करती हूँ कि जब हम छोटे थे उससे ज्यादा आज हम अपने पेरेंट्स को समझ पा रहे हैं कि वो ये सब चीजें क्यों कहते थे। Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. तो यानी अब आपको ये वजहें समझ आती होंगी कि उन्होंने आपको कुछ एक्शंस, यानी पहले जो चीजें आपको अपसेट करती थी कि मुझे डांट क्यों लगाई, है ना, मैंने तो इतना सा काम किया था फिर भी मुझे डांट लगा दी, या फिर मुझे मारा क्यों, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, क्यों रोका उस चीज के लिए। तो लेकिन अब होता है ना, धीरे धीरे जब आप मैच्योर होते हो, आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो आपको समझ आता है कि नहीं, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह सही थे। हो सकता है कभी कभार कुछ पेरेंट्स का तरीका गलत होता है, कभी वो ज्यादा डांट देते हैं, लेकिन एक चीज तो हमें समझनी है ना, वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, बाहर की पूरी दुनिया को फेस करते हैं हमारे लिए। एंड एक सीधी बात बताऊं, बाहर दुनिया में रहना आसान नहीं है, राइट। तो वो हमें प्रोटेक्ट करके इतनी चीजें करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई तुम प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि वर्ल्ड आगे आपको फेस करना है। सो दे प्रिपेयर यू फॉर द बेस्ट, राइट। सो नाउ अब हम बात करते हैं स्टोरी की। दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। यानी यहाँ पे एक लिटिल गर्ल, छोटी सी बच्ची जिसका नाम होता है केजिया, है ना, केजिया इसका नाम होता है। और जैसा मैंने बताया कि अपने पापा से बहुत ज्यादा डरती है, क्योंकि वो उसको डांट लगाते हैं, और एक टाइम तो ऐसा आता है वो इतना घबरा जाती है, वो कहते हैं कि भाई फादर्स होते ही क्यों है, मतलब ये तो पूरे टाइम हमें डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो एक अजीब सा जो है ना माहौल बन जाता है, डर का माहौल। सो अब जैसे मैंने कहा, अंध भला तो सब भला, लेकिन एंडिंग में एक ऐसा पॉइंट आता है जब केजिया बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर उसे समझ आता है कि हमारे पेरेंट्स या पापा जो करते हैं, डांटते हैं, वो क्यों है, क्योंकि वो भी एक यार इंसान ही है, वो भी थक हार जाते हैं। सो पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छी चलने वाली है। अब यहाँ आपने एक लाइन देखी होगी, दिस स्टोरी विल फाइंड एन एको इन एवरी होम। इको का मतलब क्या होता है, गूंज। तो यानी ये घर घर की कहानी है। घर घर में बच्चों का और पापा का रिश्ता एक ऐसा होता है ना, डर तो हमें बहुत लगता है, लेकिन अंदर से हमें पता है कि वो हमारे लिए ही अच्छा सोचते हैं। दिन रात अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो हम ही हमारे लिए कर रहे हैं, इज़न्ट इट। तो हर घर के लिए ये जो जितने भी स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, या फिर मैं भी, तो हम इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। सो आगे आते हैं, हम इस पैराग्राफ को शुरू तो करेंगे, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जब मैं आपको इंग्लिश में रीड करूंगी, आपको ध्यान से सुनना है, बिकॉज इंग्लिश सिर्फ ऐसा नहीं है हम ये चैप्टर पढ़ने के लिए कर रहे हैं, हमें अच्छे से समझना है फ्यूचर के लिए। सो यू ऑल विल लर्न दी प्रोनाउंसिएशन। जो मैं शब्दों का उच्चारण करूंगी वो सब आप मेरे साथ सुनेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पैराग्राफ की। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. So यहाँ पे कहाँ से कहानी शुरू होती है, to the little girl, वो उस छोटी बच्ची के लिए, है ना, जिस छोटी बच्ची की हम बात कर रहे हैं। He was, यहाँ पे he किसके लिए कहा गया है, father, उसके पापा की बात की गई है कि उस छोटी बच्ची के लिए his father was a फिगर टू बी फियर्ड। फिगर टू बी फियर्ड का मतलब क्या होता है, या फिगर का मतलब है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वो डरे। मतलब डर का प्रतीक नहीं होता है, जैसे हम भूत की बात करते हैं तो भूत क्या है, एक फिगर टू बी फियर्ड। भाई भूत नाम लेते ही डर लगने लगता है। तो सिमिलरली व्हेन शी यूज्ड टू थिंक अबाउट हर फादर, इट फेल्ट लाइक ही वाज अ फिगर टू फियर, मतलब ऐसा फिगर जिससे वो डरे, मतलब पापा का नाम आए और डरे। एंड अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब क्या होता है, उन्हें इग्नोर करती थी, मतलब जितनी कोशिश हो कि भाई पापा के सामने नहीं आना है ना, सारे ऐसे वो जो है ना कोशिश करती थी कि मैं उनके सामने नहीं आऊं, उन्हें अवॉइड करूं ताकि मैं डांट ना खाऊं, राइट। तो अभी स्थिति समझ रहे हो इस छोटी सी बच्ची की।
एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क। और उसके जो पापा है हर सुबह वो काम पे जाते थे, तो काम पे जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, वो उसके रूम में आते थे एंड गेव हर अ कैजुअल किस। तो ऐसा होता है ना पापा मम्मी ऐसे जब हम छोटे होते हैं तो जब काम पे जा रहे होते हैं, आप सो रहे होते हो तो आपको ऐसे फोरहेड पे एक छोटी सी किस दे के जाते हैं, राइट। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ, और जिसपे वो रिस्पॉन्ड यानी उन्हें जवाब देती थी ओके बाय बाय पापा यानी गुड बाय फादर। तो वो यहाँ देख के लग रहा है कि वो काफी जो है ना अनइंटरेस्टेड होती थी अपने पापा से इंटरेक्शन करने में, लेकिन उसके पापा जो है, देखो पेरेंट्स कैसा भी आपके साथ आपको लगता है बिहेव करे, गुस्सा करे, डांटे, लेकिन उनका अंदर से प्रेम आपके लिए बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो देखो काम पे जाने से पहले उसके पापा उसको एक छोटी सी किस दे के जाते थे, यानी कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे अपनी बेटी से। ओके, तो आइए हिंदी में पढ़ते हैं अनुवाद। उस छोटी लड़की के लिए वह ऐसे व्यक्ति था जिससे डरने वो लगी थी तथा कि भाई बचा जाए उनसे, कि जब अवॉइड कर सकूं तो मैं अवॉइड करूं। प्रत्येक प्रातः काम पर जाने से पूर्व वह उसके कक्ष में आता और उसे एक अरुचिपूर्ण चुम्बन यानी एक कैजुअल किस है ना, छोटी सी किस करके वो चले जाते थे, जिस पर वह अलविदा पिताजी कहकर अनुक्रिया करती थी, है ना। शी यूज्ड टू रिस्पॉन्ड विद गुड बाय फादर। एंड मुझे उम्मीद है कि हिंदी ट्रांसलेशन से पहले मेरे स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये समझ ही आ गया होगा इंग्लिश में, है ना। आप कोशिश करो कि आपको इस ट्रांसलेशन की जरूरत कम पड़े, ठीक है। आप इंग्लिश में जब पढ़ रही हूं मैं तभी काफी सारी चीजें समझ जाए। आगे आते हैं कहानी में। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि उसके पापा उसको किस दे के गए एंड अब जो है देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। सेंस ऑफ रिलीफ का यहाँ पे बेसिकली मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बोलते हैं ना चैन की सांस ले ली। चैन की सांस उसने कब ली? जब उसे किसकी आवाज आई? जैसे पापा की गाड़ी जाने की आवाज आती है ना, तो वैसे ही उसे कौन सी नॉइस सुनी उन्हें? नॉइस ऑफ द कैरियज। कैरियज यानी घोड़ा गाड़ी बेसिकली होती है जिसपे वो जाते होंगे, राइट। तो उस कैरियज की आवाज जैसे फेंटर और फेंटर, फेंटर का यहाँ पे मतलब होता है धीमी होते जाना। तो ये तो बेसिक से ऑब्जर्वेशन है कि कोई चीज आपसे जब दूर जा रही होती है तो उसकी आवाज कम से कम होती जाती है। मान लो आपके घर में गाड़ी है ना, तो पापा गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो जब पास में है तो आवाज तेज होगी, बट एज इज गोइंग फार तो आवाज फेंटर एंड फेंटर यानी धीमी होती जाती है। तो इससे क्या होता है, जो लड़की है ना उसको इतना रिलीफ होता है जब वो कैरेज की आवाज, घोड़ा गाड़ी की आवाज धीरे होती जाती है कि चलो भाई पापा चले गए, अब मैं चैन से घर में घूम सकती हूँ, मुझे कोई नहीं डांटेगा, ठीक है। और ओ जब वह घोड़ा गाड़ी की आवाज को लंबी सड़क पर धीमे और धीमे होती सुनती है तो राहत का प्रफुल्लित भाव होता है ना, यानी सेंस ऑफ रिलीफ फील करती है। ओके, बचपन में कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा ही होता था ना, पापा से बहुत डर लगता था। बोलो मैम, हमें तो अभी भी लगता है, राइट। चलो, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। तो in the evening यानी शाम में, अब बता रहे हैं कि पापा चले गए, अब जब शाम में आते थे ना तो शी कौन है? जो लड़की है केंजिया। stood किसका पास्ट टेंस होता है? स्टैंड वर्ड का। तो वो कहाँ खड़ी रहती थी? स्टेयर केस के पास में, है ना। स्टेयर केस सबको पता आता है ना, सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी के जस्ट पास में खड़ी होती थी और वो सुनती थी उनकी लाउड वॉइस हॉल में। एंड यूजुअली क्या होता है ना, मेल्स जो होते हैं उनकी वॉइस थोड़ी और भारी होती है ना, थोड़ी लाउड वॉइस होती है पापा लोगों की, राइट। तो वो अपने पापा की हॉल में जो है एक बहुत जोर से आवाज सुनती थी कि वो आ गए हैं, वो बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास है, यानी पापा कुछ कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो? ब्रिंग माई टी इन टू द ड्रॉइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट? मदर, go and see if my papers out there and bring me my slippers। तो शाम में आते हैं वो क्या कहते हैं? bring me my tea। यूजुअली होता है ना घर पे जब काम करके पापा या मम्मी आ रहे होते हैं तो क्या बोलते हैं कि मुझे चाय ला के दो, है ना, ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे आप टेबल एंड सोफाज लगे रहते हैं, वहाँ पे आप गेस्ट आते हैं, आप वहाँ बैठते हो, रिलैक्स करते हो। तो कहते हैं मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में। फिर कहते हैं हैजंट द पेपर कम येट। पेपर यानी वो बोलते हैं अभी तक समाचार पत्र आया नहीं क्या इवनिंग वाला, है ना। यूजुअली हैबिट होती है पापा लोगों को, बढ़िया एक हाथ में चाय और ऐसे जो है ना अखबार न्यूज़पेपर खुला रहता है और पढ़ने का शौक होता है उन्हें, राइट, डेली अपडेट्स जानने का। तो वो पूछते हैं अभी तक पेपर नहीं आया क्या, समाचार पत्र नहीं आया? फिर कहते हैं मदर यानी किसके लिए कहते हैं? केंजिया की माँ, है ना। मदर उनकी मदर नहीं, यानी केंजिया की जो मम्मी है यानी उनकी वाइफ को कहते हैं कि केंजिया की माँ। ऐसे बोलते हैं ना, जैसे दया बहन कहती है टप्पू के पापा, तो सिमिलरली यूज्ड टू से केंजिया की माँ। मदर, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट हियर। तो जाओ और देखो कि मेरे समाचार पत्र बाहर पड़ा तो नहीं है, आ तो गया है। एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स यानी और मेरी चप्पल भी प्लीज ले आओ, ठीक है। तो पापा की आवाज वो सुन रही है अभी।
आइए अनुवाद देखते हैं। सायंकाल में जब वह घर आता तो वह सीढ़ी के समीप खड़ी हो जाती और उसकी ऊंची आवाज को हॉल में सुनती, है ना। मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या समाचार पत्र अभी तक नहीं आया है? केंजिया की माँ, जाएं और देखें कि मेरा समाचार पत्र बाहर पड़ा है और मुझे मेरी चप्पलें लेके आइए, यानी ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंजा में केंजिया, ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे केंजिया क्या कहती है, मदर वुड कॉल टू हर, वो उन्हें बुलाती है, केंजिया कम हियर, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो वो कहती है केजिया इधर आओ, तुम अच्छी लड़की हो ना तो अपने फादर्स के यहाँ से बूट्स निकालो। सो केजिया यानी मम्मी उसको बुलाती है, केंजिया नहीं है, ये बेसिकली केजिया नाम है उसका, राइट। तो केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसे बुलाती है, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। कहते हैं केजिया इधर आओ, अच्छी बच्ची हो ना तुम, ऐसे हमेशा बचपन में कहते हैं ना, अरे अच्छा बच्चा कौन है, जल्दी जल्दी आओ, तुम जो है ड्राइंग रूम में आओ एंड टेक ऑफ। इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, उतारना, है ना। जैसे फ्लाइट टेक ऑफ करती है ना, एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, यानी कब उतरेगा, वो लैंड होगा, तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। तो उसके पापा काम से आए, कहते हैं आओ अच्छी बच्ची हो, अपने फादर्स के जो शूज हैं उनको उतार के और जो है सही जगह पे यहाँ पे रख दो, राइट। सो स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, more slowly still across the hall and push open the drawing room door। तो देखो हमें जब डर लगता है ना तो हम उस काम को सबसे धीरे करते हैं। तो उसकी मम्मी बुला रही है तो ऐसे नहीं स्टेयर्स पे ऐसे वो रहती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे धीरे 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 वो अंदर आ रही है ना। एंड मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस दी हॉल, और जैसे हॉल तक पहुंचती है तो जानबूझ के वो और धीरे 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 चल रही है कि उसे जो है ना काम से बचना पड़े, है ना। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और फिर धीरे से ड्राइंग रूम का डोर खोलती है, क्योंकि वी ऑल नो कि उसको उसके पापा से नहीं बनती है भाई, उसको बहुत डर लगता है, ठीक है। सो केजिया माँ उसे पुकारती है, यदि तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और पिता के जूते उतारो। वह लड़की धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरती है, हॉल के दूसरे ओर तो और भी अधिक मंद गति से चलती है एंड ड्राइंग रूम का दरवाजा धकेल कर खोलती है, राइट, ठीक है। अब वो धीरे धीरे अनविलिंगली जा रही है कि यार मुझे काम करना पड़ेगा, पापा के पास जाना पड़ेगा। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl। और तब जो है ना, जब तक वो आई तो उसके पापा ने उसके अपने स्पेक्टिकल्स यानी क्या, अपना जो है ना चश्मा उन्होंने पहन लिया था। और अब चश्मे में क्या होता है ना, जब फादर लोग ऐसे, कोई इंसान चश्मा ऐसे पहन लेता है, ऐसे चश्मा पहन लेगा और उसको ऐसे घूरेंगे, तब तो अब वो छोटी सी बच्ची ऐसे और डर लगने लगता था, मतलब और ना टेरिफाइंग और खौफनाक लगने लगते थे। वैसे ही पापा से तो वो बेचारी डरती थी, अब उन्होंने स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे लगा लिए तो वो और डरती थी, है ना। सो जब तक वह अपना चश्मा लगाते और उनके ऊपर से उसके और कोई इस तरह से देखते जो कि उस छोटी लड़की के लिए डरावना होता था, यानी बाय द टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन, और उसको देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। तो इसका नाम आई थिंक सबको याद हो गया ना, केंजिया नहीं है, सॉरी माफी चाहती हूँ उसके लिए, केजिया है, राइट। तो केजिया कहते हैं, वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। तो ये कौन कहते हैं, ये इसके फादर कहते हैं, पापा कहते हैं। केजिया मतलब बच्चा धीरे धीरे चलता है तो हम कहते हैं ना, अरे हरी अप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, इन बूट्स को निकाल दो, है ना। पुल ऑफ टेक ऑफ का मतलब एक ही होता है, इन बूट्स को निकाल दो एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर जो शू रैक होता है वहां पे जाके रख दो। देखो घर में छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी पापा का काम करना तो पुण्य का काम होता है, राइट। तो हम उनको छोटे कुछ ना कुछ काम देते हैं, हम भी करते थे, राइट। तो वो कहते हैं जल्दी जल्दी इन बूट्स को ले जाओ बाहर रख दो शू रैक पे। फिर कहते हैं हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, यानी कहते हैं क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची थी, यानी मस्ती तो नहीं करी, शैतानी तो नहीं करी। जस्ट लाइक अ फादर जो अपने घर पे आके बच्चों से अपडेट लेते हैं, तो वैसे ही उन्होंने अपडेट ली। लेकिन सबको पता है केजिया क्या है, डरी होती है अपने पापा से, तो वहां पे ये थोड़ा स्टैमर करके बोलती है। स्टैमर का मतलब क्या होता है, स्टैमर का मतलब होता है हकलाना। हकलाने में क्या होता है ना, आपके वर्ड्स क्लियरली नहीं निकलते हैं और आप एक ही लेटर को बार बार दोहराते हो। तो ऐसे केजिया कहती है आई डोंट नो फादर, तो मतलब जैसे नहीं हिंदी में अपन कहें मुझे नहीं पता पापा, तो ऐसे हकला के बोल रही थी वो, राइट। और यूजुअली क्यों हकलाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर डर रहता है, राइट, एक डर रहता है, तब आप हकला के बोलते हो। सो हिंदी में पढ़ते हैं अनुवाद। अच्छा केजिया शीघ्रता करो और इन जूतों को उतारो और इनको बाहर ले जाओ।
क्या आज तुम एक अच्छी बच्ची बनी हुई थी? फिर कहती है मैं ना नहीं जानती पिताजी, राइट? सो फिर इसके पापा जो है ना उसकी कॉपी करते हुए कहते हैं, थोड़ा फनी वे में हो जाता है ये, उसकी ही कॉपी करके उसके पापा जवाब देते हैं, क्या? यू डोंट नो, इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो कहते हैं अगर तुम इसी तरह से स्टटर आपको एक नया वर्ड मिल गया, सिनोनिम मिल गया, किसका? स्टैमर का। स्टैमर और स्टटर का मतलब एक ही होता है। क्या मतलब होता है इसका? हक लाना, है ना? तो पापा कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी तो मम्मी तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगी। अच्छा, ये बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि हम चाहते हैं ना बचपन से ही हमारे बच्चे एक क्लियर टंग हो, अच्छे से बोले। बिकॉज चाइल्डहुड में आपने देखा होगा जो बच्चों को बार बार तोतले बोलते हैं ना हम, तो उनको हैबिट हो जाती है बड़े होके, फिर उनकी वॉइस क्लियर नहीं हो पाती है। तो इसलिए उसके पापा ऐसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से हकलाओगी यानी स्टटर करोगी तो मम्मी को तुम्हें जो है ना डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। एंड बचपन में डॉक्टर और चौकीदार ना बहुत बड़े खौफ लगते थे कि डॉक्टर के पास जाएंगे सुई लगेगी, या चौकीदार अंकल आएंगे और हमें ले जाएंगे, राइट? सो यहाँ पे हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तुम न नहीं जानती, यदि तुम इसी तरह हकलाती रहोगी तो तुम्हारी माँ को तुम्हें चिकित्सक के पास ले जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पैराग्राफ में, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. तो ये बताया जा रहा है कि अब जो है ना केजिया बड़ी हो गई है तो वो दूसरे लोगों के साथ ऐसे हकलाती नहीं थी, है ना? शी हैड गिवन इट अप, हैड क्वाइट गिवन इट अप का मतलब है बचपन में थोड़ा बहुत अपन हकलाते हैं, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है तो हकलाना तो वो बिल्कुल ही नहीं होता है। लेकिन सिर्फ किसके साथ हकला रही थी? पापा के साथ। क्यों? क्योंकि जब किसी से डर लगता है तो वैसे ही ना अजीब से हो जाता है, तो मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, ऐसा होता है। लाइक आपके साथ स्कूल में होता होगा, जब टीचर आपसे कुछ पूछती है, राइट? तो सब आता होता है लेकिन खड़े होकर पूछती हैं तो हम कहीं ना कहीं स्टैमर करने लगते हैं, हकलाने लगते हैं। तो सेम वाज विद केजिया, वो और किसी के साथ नहीं हकलाती थी, अब तो वो हकलाना छोड़ दिया था, लेकिन वो इतना जो है ना अपने पापा के साथ हकलाती थी बिकॉज उसे मुश्किल हो रही थी शब्द कहने में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर। सो वह अन्य लोगों के साथ कभी नहीं हकलाई, इसे काफी कुछ जो है ना त्याग दिया था, किंतु केवल पिता के साथ वह हकलाती थी क्योंकि तब तक वह शब्दों को ठीक से बोलने के लिए बहुत कठिन प्रयास कर रही थी। She was putting all the efforts to speak the words. What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. तो यहाँ पे ये लाइन्स कह रहे हैं उसके पापा, क्योंकि अब देख लिया कि ये तो हकला रही है, ये तो शब्द नहीं बोल पा रही है, तो कहता है What's the matter? क्या बात है भाई? तुम इतनी जो है ना रेज्ड का मतलब होता है बिल्कुल दुखी, कि तुम किस बात के लिए दुखी लग रही हो। अब उसके पापा को तो कोई अंदाजा नहीं था कि भाई ये मुझसे इतना डरती है, राइट? तो वो कहते हैं तुम इतनी दुखी क्यों हो? मदर कहते हैं केजिया की माँ, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। तो कहते हैं मुझे उम्मीद है कि तुमने इस बच्ची को यानी केजिया को सिखाया होगा नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक का मतलब होता है किसी भी चीज के निकट जाना, है ना, पास। सुसाइड का मतलब सबको पता है आत्महत्या। तो यूजुअली क्या है ना, फादर ऐसा होता है कि आजकल तो मदर्स भी वर्क करती है, लेकिन फादर्स जब वर्क करते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता है घर पे, तो वो ये उम्मीद करते हैं अरे केजिया की माँ तुमने आई होप इसको सिखाया होगा कि ये जो है ना आत्महत्या करने के निकट ना दिख जाए। आत्महत्या करने के निकट यानी जब बच्चा अपने आप में बहुत दुखी रहने लगता है तो पेरेंट्स उसने घबरा जाते हैं, अरे भाई ये कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। तो कहते केजिया की माँ आई होप तुमने इसको सिखाया होगा कि इतनी दुखी नहीं रहे और आत्महत्या करने के निकट नहीं जाए। फिर कहते हैं हेयर केजिया, कि लो केजिया, मेरा जो टी कप है, टी कप बेसिकली जिसमें चाय पीते हैं, ये लेके जाओ टेबल पे केयरफुली, यानी ध्यान से इसे रख दो। ओके, सो हिंदी में अनुवाद देखते हैं। क्या बात है, किस संबंध में तुम इतना दुखी दिखाई दे रही हो? केजिया की माँ, मैं चाहता हूं कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे, है ना। यहाँ केजिया, मेरी चाय का प्याला सावधानी पूर्वक मेज पर वापस ले जाओ। He was so big। अब बताया जा रहा है उसके पापा की थोड़ी पर्सनालिटी के बारे में कि वो कैसे थे, उनका फिजिकल अपीयरेंस क्या था। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant।
तो यहाँ बताया जाता है ही यानी उसके पापा जो है बहुत ही बड़े थे। फादर लोगों की पर्सनालिटी होती है ना, हाइट हेल्थ बड़ी सी होती है, राइट। अब जैसे कंपेयर करो आप मदर्स को उनके एंड पे, तो फीमेल्स यूजुअली कैसे होती है, फीमेल्स फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा बहुत ही ज़्यादा जो है ना, आप कह सकते हो कि गर्लिश होता है, सॉफ्ट सा होता है ना, बहुत ही जो है प्यारे से लगते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फादर्स पर्सनालिटीज और लाइक मैनली पर्सनालिटी होती है, फिजिकल अपीयरेंस होता है। उनके हैंड्स और उनके नेक्स यानी हाथ बड़े बड़े होते हैं, गला भी इतना बड़ा, और सबसे ज्यादा स्पेशली यानी विशेषकर जो उनका मुंह है वो तो इतना बड़ा लगता है जब वो यौन करते हैं। यौन करने का मतलब क्या होता है, उबासी लेना, है ना, YAWNED, यौन, यानी जब वो उबासी लेते हैं। तो उबासी लेते तो कैसे मुंह इतना बड़ा सा खोलते हैं पापा लोग, राइट। तो कहती है थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, और यही बातें सोच के ऐसा लगता था कि हम किसी जायंट के बारे में, जायंट क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी, एक दैत्य के बारे में सोच रहे हो, जिसके बड़े बड़े हाथ हों, बड़ा बड़ा गला हो, बड़ा बड़ा मुंह हो। तो ये किसके पर्सपेक्टिव से है भाई, किसके नजरिए से, केजिया के नजरिए से, क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है। ओके, हिंदी अनुवाद देखते हैं। वह इतने लंबे चौड़े थे, उनके हाथ और उनकी गर्दन, विशेषकर उनका मुंह, जब वो जमाई लेते थे यानी जब वो बासी लेते थे, अकेले उसके बारे में सोचना ही एक दैत्य के बारे में सोचने जैसा था। फिर आगे की बात आती है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother। तो यहाँ पे बात आती है, अब एक नए कैरेक्टर आते हैं स्टोरी में जो कि ग्रैंड मदर यानी दादी माँ। तो यूजुअली क्या होता था, संडे आफ्टरनून, संडे दोपहर में, अब संडे यूजुअली क्या होता है, हॉलीडे होता है, तो पापा भी घर पे रहते हैं। तो संडे आफ्टरनून को उसकी दादी माँ जो है केजिया की, शी सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि केजिया का रूम जो है अपस्टेयर्स होगा, ऊपर। तो उसकी मम्मी उसकी दादी माँ कहती हैं कि बेटा जाओ नीचे, है ना, ड्राइंग रूम में जाओ एंड हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर। तो क्योंकि तभी टाइम मिलता था पापा को अच्छे से, तो कहते जाओ मम्मी पापा से अच्छी जाके बातचीत करो कि तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है, जाओ बातचीत करो, ठीक है। सो रविवार के जो है ना दिन में दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में पिता और माता से मीठी मीठी बात करने के लिए भेजती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring। तो पर हमेशा जब केजिया नीचे जाती थी ना, तो वो क्या पाती थी, जब वो अपनी मम्मी को देखती थी तो उसकी मम्मी कुछ ना कुछ मे बी पढ़ रही होती थी, मे बी शी यूज्ड टू रीड सम मैगजीन्स, एंड जब वो पापा को देखती थी तो द फादर वाज स्ट्रेच्ड आउट। स्ट्रेच्ड आउट का मतलब होता है ना, बिल्कुल जब हम अपनी थकान दूर करने के लिए हाथ पैर फैलाते हैं, तो सोफा पे बिल्कुल स्ट्रेच्ड आउट ऐसे रहते थे। हिज हैंकरचीफ ऑन हिज फेस, एंड यूजुअली ऐसा होता है, आपने देखा होगा पापा लोग यानी काफी लोग करते हैं, अपना हैंकी जो होता है ना, सोने के लिए जब चादर नहीं उड़ता है ना, तो वो हैंकी डाल लेते हैं फेस पे, है ना, टू रेस्ट अप, ताकि लाइट वाइट कम आए, ठीक है, एक मजा आता है, मतलब सोने में नींद अच्छी आती है। तो वो हैंकरचीफ अपने मुंह पे रखते थे। हिज फीट, और उनका पैर जो है वन ऑफ द बेस्ट कुशन, है ना, अच्छे खासे जो है ना गद्दीदार जो कुशन होता है ना, उस पे पैर रखते थे रिलैक्स करने के लिए। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, यानी बहुत ही चैन की नींद सोते हुए, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन होता है, तो चैन की नींद वो सोते थे। स्लीपिंग साउंडली का मतलब है चैन की नींद सोना, एंड स्नोरिंग, स्नोरिंग का मतलब होता है खर्राटे भरना। खर्राटे भरना सबको मुझे पता है इरिटेटिंग लगता है, राइट, लेकिन खर्राटे यूजुअली लोग तब भरते हैं जब काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो पूरे हफ्ते काम करके पापा संडे को सोते हैं, तो बढ़िया शांति से सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं। किंतु वह एक छोटी बच्ची सदैव ही माँ को पढ़ते हुए पाती, और पिता को जो है सोफे पर पसरे हुए, उनका रुमाल उनके चेहरे पर, उनके पैर सर्वोत्तम गद्दियों में से एक पर गहनता से नींद लेते हुए और खर्राटे भरते हुए पाती थी। सो व्हेन शी यूज्ड टू गो देयर, तो वो कहती थी यार कोई तो फ्री दिख नहीं रहा है, सब अपने में लगे हुए हैं, तो वो जाके ऐसी कोई बातचीत वहां पे नहीं करती थी। नेक्स्ट, शी सैट ऑन अ स्टूल, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her। तो वो वहीं पे जाके, अब मम्मी पापा दोनों बिजी है, तो कुछ नहीं करती थी। शी सैट, सैट वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है, सिट का। वो एक स्टूल पे जाके बैठ जाती थी, है ना, और अपने पापा को बस घूरती रहती थी, ऐसे देखती रहती थी, until he woke up, यानी जब तक वो उठ नहीं जाते थे। वो किसका पास्ट टेंस है, वेक का, तो जब तक वो उठ नहीं जाते थे। एंड स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच का मतलब होता है जब हम यूजुअली नींद से उठते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली अंगड़ाई लेते हैं, राइट। तो उसके पापा जब नींद से उठते थे एंड अंगड़ाई लेते थे, एंड उससे टाइम पूछते थे, है ना, कि आज द टाइम, भाई वक्त क्या हो रहा है, नींद से उठे है ना, अरे क्या टाइम हो रहा है भाई, है ना,
एंड देन लुक्ड एट हर, फिर वो केजिया को देखते थे एंड वो केजिया को कहते थे डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो वो कहते थे डोंट स्टेयर यानी केजिया मुझे घूरो मत, है ना, वो क्योंकि स्टूल पे बैठ के घूर रही थी अपने पापा को कि जब तक वो उठ जाए। तो कहते हैं डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक ना छोटे से जो है ना उल्लू की तरह, उल्लू की आंखें कैसी होती है ऐसे जो घूर रहा होता है, तो तुम एक छोटे से उल्लू की तरह लग रही हो। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन क्या हुआ, when she was kept indoors with a cold, kept indoors का मतलब क्या होता है ना, उसे घर के अंदर ही रखा गया था। क्यों? उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। with a cold, बिकॉज उसे क्या लग गई थी, उसे सर्दी लग गई थी। सर्दी लग गई थी यानी क्या, खांसी जुकाम हो गया था, है ना। तो खांसी जुकाम होता है छोटे बच्चों को, तो स्पेशली पेरेंट्स बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देते कि भाई घर में ही रहो, नहीं तो और बीमार हो जाओगे। हर ग्रैंड मदर, फिर उस टाइम उसकी दादी माँ उसे बताती हैं कि उसके पापा का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वो आने वाला है अगले हफ्ते। तो उन्होंने एक सलाह दी केजिया को कि तुम एक काम करो, तुम एक, अब जैसे छोटे बच्चे क्या होता है ना, हाथ से अपने पेरेंट्स के, जैसे हम क्या बनाते थे, कोई गिफ्ट कार्ड बना देते थे, छोटी सी चीज़ जो हम घर से लेके बनाते थे, क्योंकि पैसे तो अब उस वक्त इतने छोटे हैं, क्या होते थे, तो हम क्या करते थे अपने ये हिसाब से जो भी कलर्स वगैरह होते थे कुछ ना कुछ बनाते थे। तो सेम चीज़ उसकी दादी माँ ने उसको सलाह दी कि तुम जो है एक पिन कुशन बनाओ उनके लिए एक गिफ्ट के तौर पे। अच्छा, पिन कुशन क्या होता है? बेसिकली पिन कुशन एक कुशन टाइप ही होता है, इस टाइप का कुशन होता है ना, जैसे एक छोटा सा तकिया होता है ना कुशन। तो बोला वो बना दो। किससे बनाओगे? एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उसकी दादी ने उसे एक येलो सिल्क का कपड़ा होता है ना, जो वो दिया। बोला कि तुम इससे जो है रेशम के कपड़े से एक छोटा सा कुशन बना दो, जिसमें उसकी दादी उसको हेल्प करेंगे। तो पिन कुशन जो है थोड़ा निट करके आप जो है उसको बना दो। तो ये आइडिया दिया उन्होंने, ठीक है। सो एक दिन जब सर्दी जुकाम के कारण उसे अंदर ही रखा गया था, तब उसकी दादी ने उसे बताया कि पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह था और परामर्श दिया कि उसे पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन उसके लिए बनाना चाहिए। ठीक है, ये सलाह दी। तो अब वो एक्साइट हो गई, चलो भाई पापा का बर्थडे है तो उनको कुछ बना के दे देती हूँ, इससे वो मुझसे खुश हो जाएंगे और शायद अब मुझे डांट नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो गई। सो लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? अब laboriously का मतलब क्या होता है? बहुत ही मेहनत से, है ना, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से भाई वो जुट गई, है ना। विद अ डबल कॉटन, उसने एक डबल कॉटन लिया है ना, दोहरी सूत का कपड़ा होता है ना, जैसे तुमको सिलाई करनी होती है तो डबल कॉटन और थ्रेड वगैरह होती है जो अपनी, वो सब ले ली और उसने 3 साइड से ऐसे जो है ना स्टिच करना चालू कर लिया, बुनना चालू कर दिया। किसी ने कभी बुनाई करी हो, थ्रेड से जो बुनाई करी, तो उसको आइडिया होगा राइट, कि 3 साइड से उसने स्टिच तो करना चालू कर दिया उस कपड़े को। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, सिल्क के कपड़े को सिर्फ सिलेगी तो क्या होगा? कुशन के अंदर कोई फिलिंग तो होती है ना, कुछ भरना तो पड़ता है ताकि वो थोड़ा जो है ना एक थोड़ा थिक सा मटेरियल लगे। तो वही उसको कंफ्यूजन हुआ कि अब मैं इसके अंदर भरूं तो क्या भरूं, है ना, और इसको थिक में अच्छे से कैसे बनाऊं एक कुशन की तरह। That was the question, यही सवाल था। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब जो है दादी माँ ने सलाह दी थी, लेकिन दादी माँ जो है ना बाहर गार्डन में थी, तो उसे समझ नहीं आया। फिर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता, इधर उधर चीजें तराशने लगते हैं ना, अपने काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तो वो क्या गई, वो मम्मी के बेडरूम में गई एंड लुकिंग फॉर स्क्रैप्स। वो किसकी तलाश करने लगी? स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? स्क्रैप इज बेसिकली ऐसे टुकड़े जिनका कोई काम नहीं हो, है ना, जैसे कोई भी चीज के टुकड़े हो गए, पेपर के टुकड़े हो गए या कपड़े के टुकड़े हो गए, स्क्रैप हो गए, कि जिसको चीज से अंदर भरा जा सके, राइट। तो वो उन टुकड़ों को ढूंढ रही थी कि शायद मम्मी के रूम में कुछ मिल जाए। सो आइए हिंदी में अनुवाद देखते हैं। श्रम साध्यता से यानी मेहनत से एक दोहरा सूती कपड़ा लेकर उस छोटी लड़की ने 3 ओर से सिलाई चालू कर दी, लेकिन इसे किससे भरा जाए, वही प्रश्न था। दादी बाहर उद्यान में थी और वह टुकड़ों की तलाश में मां के शयन कक्ष यानी बेडरूम में चलकर अंदर गई। On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side.
तो क्या हुआ, बेड टेबल क्या होता है, पलंग के पास पे जो एक मेज रखी रहती है ना, यूजुअली जैसे पलंग बना होता है लोगों का, ऐसे पलंग होता है, तो पलंग के पास ऐसे छोटी सी एक मेज बनी रहती है, राइट। तो बेड टेबल पे उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो है ना कुछ बहुत सारे शीट्स रखी होती, कागज रखे थे। तो उसने क्या किया, चलो उसको लगा ये कागज जो है मेरे काम के आएंगे, गैदर्ड देम अप। गैदर का मतलब क्या होता है, उन्हें एकत्रित किया या उन्हें इकट्ठा कर लिया, पूरे पेपर्स को ले लिया उसने। फिर क्या किया, टोर देम अप। टोर किस वर्ड का पास्ट टेंस है, टीयर, यानी उन्हें उन कागजों को फाड़ दिया, फाड़ के उन्हें छोटा छोटा सा बना दिया, बिल्कुल टाइनी पीसेस की तरह, राइट। एंड स्टफ्ड हर केस, केस यानी उसकी जो थैली थी, जो उसमें उसने भर दिया, जो वो बना रही थी ना कपड़े से सिल्क के, उसके अंदर उसने सारे कागज जो है स्टफ करना क्या होता है, स्टफिंग जैसे खाने में होती है ना, बर्गर की स्टफिंग कर रहे हैं, पिज्जा की स्टफिंग हो रही है, तो वैसे ही उसने जो है ना अपने उस येलो सिल्क के अंदर ये पूरे कागज के टुकड़ों को भर दिया। एंड देन स्यूड अप दी फोर्थ साइड। तो देखो फोर्थ साइड कैसे हो रही है, मैं बता रही हूँ। मान लो ये सिल्क का कपड़ा है, ठीक है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड से तो उसने सिल लिया। अब ये फोर्थ साइड उसने ओपन छोड़ी थी ताकि इसमें वो चीजें भर दे। अब उसने स्टफिंग भर दी, तो अब इस चौथी साइड को उसने क्या कर दिया, स्यू कर दिया। स्यू कर दिया यानी वहां से भी उसने जो है सिलाई लगा दी। तो अब जो है उसका पूरा कुशन बन गया और अंदर स्टफिंग भी आ गई, राइट। सो पलंग मेज पर उसने अच्छे कागज की बहुत अधिक शीट्स देख ली, तो उनको एकत्रित किया, उनके छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और जो है उसे थैली में भर दिया। एंड चौथी तरफ से भी जो है उस कुशन को सिल दिया। और कहीं ना कहीं सबको शक हो रहा है कुछ तो गड़बड़ है। दया, क्या गड़बड़ है, उसने कोई तो भी शीट्स उठा के फाड़ के डाल तो दी, लेकिन अब ये शीट्स हो सकता है क्या निकले, तो आगे देखते हैं कहानी में, सस्पेंस रहेगा ये चीज। Now that night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the port authority had been lost. Rooms were searched. Servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. So उस रात हुआ क्या, जब घर पे आए पापा, तो उस रात बहुत ही ज्यादा ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा शोर गुल नहीं होता है, हल्ला गुल्ला। मतलब मान लो आपके घर में बहुत काम की चीज कोई गुम हो गई है, तो पूरे घर में आवाज है, अरे कहाँ गई, यहाँ ढूंढो वहां ढूंढो, सबको अपन काम पे लगा देते हैं। घर में कोई सर्वेंट्स होने भी कहा कि कहाँ चला गया पेपर, किसी ने कचरे में तो नहीं डाल दिया, हर जगह की जो है ना वो होती है, सर्च होती है। तो ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है बहुत शोरगुल हो रहा था उस रात घर में। अब गुमा क्या था, बेसिकली उसके पापा की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच थी, एक बहुत ही भाषण था जो वो पोर्ट अथॉरिटी में बोलने वाले थे, है ना। पोर्ट अथॉरिटी यानी उसके पापा एक हाई पोस्ट पे होंगे, तो वहां पे वो जो है ना बोलने वाले थे कुछ भाषण। अब वो भाषण घूम गया तो वो बड़े परेशान थे। रूम्स वर सर्च, हर कमरे की पूरी जांच कर ली थी, कबर्ड के अंदर देख लिया, पलंग के नीचे देख लिया, हर जगह देख लिया, है ना। सर्वेंट्स क्वेश्चन, जो जितने नौकर थे उनसे भी सवाल पूछ लिए कि भाई कहीं तुमने तो कचरे में नहीं निकाल दिया, कहाँ गुम हो गया, सबसे सवाल जवाब हो गए। अब फाइनली जो है बची कौन, छोटी बच्ची केजिया। तो उसकी मम्मी जो है फाइनली केजिया के रूम में आती है कि भाई क्या गड़बड़ है। ठीक है, अनुवाद देखते हैं फटाफट से। उस रात्रि घर में क्रोधपूर्ण शोरगुल था। पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण वाला महान भाषण खो गया था। कक्ष तलाशे गए, नौकरों से पूछताछ की गई, फिर आखिरकार माँ केजिया के कक्ष में आई। अब उसकी मम्मी कहती हैं, केजिया, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. तो अब सवाल क्या पूछा उसकी मम्मी ने, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने शायद हमारे कमरे में उस टेबल पे कोई कागज तो नहीं देखे थे कि भाई बच्ची से भी एक बार पूछ लिया जाए। तो केजिया कहती है, ओ यस, अरे हाँ, I tore them up for my surprise. मैंने, कहती है हाँ मैंने तो कागज देखे थे, मैंने उन्हें टोर यानी मैंने तो उन्हें फाड़ दिया अपना सरप्राइज, पापा के लिए जो मैं सरप्राइज बना रही थी उसके लिए। अब मम्मी ने ये बात सुनी तो वो जोर से चिल्लाई। क्या बोला उन्होंने, What? Screamed mother, कि क्या बोल रही हो तुम? Come straight down to the dining room this instant.
तो कहती है सीधे, मतलब बोलते हैं ना कि सीधे नीचे चलो डाइनिंग रूम में, अभी के अभी। मतलब अब तो गड़बड़ हो गई है, समझ गए कि वो जो पेपर उसने फाड़ के डाल दिए थे कुशन के अंदर, वो उसके पापा के ही बड़े इंपॉर्टेंट पेपर्स थे जो वो पोस्ट अथॉरिटी में वो स्पीच बोलने वाले थे। अब उसकी मम्मी को पता चल गया तो उन्होंने बड़ा चिल्लाया और चिल्ला के कहते हैं ना कि सीधे अभी के अभी आओ नीचे डाइनिंग रूम में। तो अब केजिया की तो भाई बेचारी की जो है ना और हालत खराब हो गई, पहले ही वो पापा से डरती थी, अब जो है इसने और उल्टा काम कर दिया। अनुवाद है, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने हमारे कक्ष में मेज पर कुछ कागज नहीं देखे। तो केजिया कहती है अरे हाँ, मैंने अपने जो है ना उपहार के लिए जो है उन्हें फाड़ दिया। तो उसकी मम्मी कहती है क्या? माँ चिल्लाई। इसी क्षण सीधे नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ, अब देखते हैं क्या होगा बेचारी का आगे हाल। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. So यहाँ पे क्या बोला है, उसकी मम्मी उसे बुला रही थी तो जाहिर सी बात है वो बहुत डर गई थी, तो वो आ नहीं रही थी, तो उसे ड्रैग्ड डाउन। ड्रैग का मतलब होता है घसीट कर, और ये सब आपके जीवन में जरूर हुआ होगा, है ना। एक इंडियन चाइल्ड के जीवन में ये चीज ना हो तो कैसे चलेगा भाई। वैसे हर बच्चे के साथ होता है, क्योंकि बच्चे जब बात नहीं मानते हैं ना तो उनका हाथ पकड़ के खींच के लेके आते हैं कि चलो भाई चलो। जैसे यूजुअली होता था बचपन में, हम स्कूल नहीं जाते थे तो रोते गाते है ना, आंखों से आंसू बह रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन खींच के घसीट के लेके जाया जा रहा है कि चलो यहाँ पे चलो जल्दी, है ना। या बाहर कोई टॉय देख लिया हमने तो हमको पापा घसीट के लेके आते हैं, चलो चलो ये नहीं लेना है। तो यही हुआ, वो डर गई थी, वो आ नहीं रही थी, तो उसको घसीट कर नीचे लेके आए, जहां पापा जो है ना पेसिंग टू एंड फ्रो। पेसिंग का मतलब होता है स्पीड, है ना, चल रहे थे, वो स्पीड से चल रहे थे। कहाँ? टू एंड फ्रो। आप फिजिक्स में पढ़ोगे टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन बेसिकली क्या होता है, पेंडुलम देखिए ना, पेंडुलम एक घड़ी होती है, पहले घड़ियां चलती थी ना, टिंग टिंग आवाज आती थी, तो बेसिकली ये पेंडुलम इधर फिर इधर, इधर 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 ऐसी घड़ी चलती थी ना, टिंग टिंग। तो इस मोशन को कहा जाता है टू एंड फ्रो मोशन। तो देखो इंग्लिश के साथ अपन ने फिजिक्स भी पढ़ ली, टू एंड फ्रो क्या होता है, इधर उधर। तो बेसिकली नीचे जो है पापा उसके बड़े ही परेशान थे, तो वो टू एंड फ्रो, जैसे देखो मैं यहाँ से यहाँ चलूंगी फिर ऐसे ऐसे चलूंगी, तो ये कैसा मोशन हुआ, टू एंड फ्रो। एंड ये यूजुअली इंसान कब करता है, जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, राइट, व्हेन इज वरीड की बार मेरी ये कोई चीज मिल नहीं रही है, तो उसके पापा के पास नीचे घसीट के लाइन, जहां पे वो इधर उधर बस बहुत तेज तेज चल रहे थे। एंड हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और ये तो पापा लोगों का पेटेंट होता है भाई, ऐसे हाथ पीछे करके, है ना, और ये बिल्कुल ही डरावने से लगता है कि यूं और यूं चल रहे कि अब तो भाई बैंड बजने वाली है, डांट पड़ने वाली है। फिर वेल ही सेड शार्पली, ही यानी उसके पापा कहते हैं वेल यानी हाँ, क्या मतलब अच्छा। फिर उसकी मदर ने पूरी बात एक्सप्लेन करी कि केजिया ने वो पेपर देखे थे और उसने फाड़ के अंदर डाल दिए। He stopped and stared at the child. वो रुके एंड उसने घूरा, एंड उन्होंने जो है ना बिल्कुल घूरा केजिया को। फिर पूछते हैं Did you do that? कि केजिया सही बताओ ये तुमने किया है, मम्मी जो कह रही है वो सही है। तो अब अगेन सबको पता है उसे इतना डर लगता है, तो वो फिर से स्टैमर करने लगी, यानी हकलाने लगी। तो वो कहती है न न नो, शी विस्पर्ड, और बहुत ही धीरे से वो बोलती है, बुदबुदाते हुए कहती है नहीं, है ना। सो फटाफट से देखते हैं अनुवाद। और उसे घसीट कर वहां लाया गया जहां पिताजी अपने पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। अच्छा, उन्होंने तेजी से कहा। माँ ने पूरी बात समझाई, स्पष्ट किया। वे रुके और बच्ची की तरफ घूरा। क्या तुमने यह किया है? तो वो कहती है ना ना नहीं, धीरे धीरे वो विस्पर करती है। फिर मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। तो अब पापा को गुस्सा था बिल्कुल ही, तो उन्होंने गुस्से में बिल्कुल कहा कि मदर यानी केजिया की माँ, ऊपर जाओ वो रूम में एंड फेच डाउन द डैम थिंग। फेच डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे लेके आओ, है ना। फेच डाउन का मतलब होता है नीचे लेके आओ, फेच करना मतलब होता है लेके आना। तो नीचे लेके आओ, किसे लेके आओ, दैट डैम थिंग। देखो डैम वर्ड किसे कहा जाता है, जब आप बहुत ही गुस्से में हो जाते हो कि वो वस्तु है ना, वो उस वस्तु को जल्दी से नीचे लेके आओ ना, दैट डैम थिंग जो इसने पूरा कबाड़ा कर दिया उसको लेके आओ नीचे। एंड सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और ये ध्यान देना कि इस बच्ची को यानी केजिया को अभी के अभी सुला दो, है ना, अभी के अभी सुला दो उसको, मुझे नहीं देखना इसका चेहरा। गुस्से में उन्होंने कह दिया, ठीक है, कि वो चीज लेके आओ नीचे और इसको अभी के अभी सुला दो। तो यानी पापा जी बड़े गुस्से में हैं। नाउ क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेकिंग अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो अब क्या हुआ वो देखो,
यहाँ पे अब मैं बताऊंगी कि कहीं ना कहीं गलती आप किसी की कह नहीं सकते हो, क्योंकि केजिया ने उसने जानबूझ के तो नहीं किया था, ऑफ कोर्स वो सिर्फ जो है ना अपने फादर के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी, राइट। लेकिन अब फादर और मदर भी क्या कर सकते, इतनी इंपॉर्टेंट चीज थी जो खो गई, तो दोनों का अपने अपनी तरफ एक पार्ट है, राइट। इससे ये भी है कि बच्चों को हर कोई चीज उठा के फाड़ नहीं देनी चाहिए, तो दोनों का पक्ष अपने आप में एक बैलेंस था। सो अब एक तो वो इतना डरती थी कि वो बेचारी एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि पापा मैंने ये क्यों किया, राइट। वो उसने कहा बस न न न नहीं, एंड देन बस। सो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, इतना रो रही थी, होता है ना जब रोते रोते हम बोल नहीं पाते हैं कोई बात, तो इतना रो रही थी, वो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने रूम में, शैडोड रूम का मतलब क्या होता है, जब शाम हो जाती है ना तब एक इवनिंग लाइट का मतलब होता है शाम होते टाइम जब घर में एक खिड़की होती है ना, तो वहां से इवनिंग लाइट, एक शैडो सी आ रही होती है, उसे इवनिंग लाइट कहा गया है। शाम की हल्की सी रोशनी में शैडोड ऐसा सायंकाल वाला जो है ना हल्का सा अंधेरे वाले रूम में वो एक कोने पे बस ऐसे बैठ गई थी। कैसे बैठ गई थी, मतलब एक ऐसा जो है ना माहौल बन गया था, अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। सैड लिटिल पैटर्न का मतलब क्या होता है, पूरा ऐसा ना दुखी का माहौल बन गया था, मतलब बिल्कुल ही शांत। ऐसा होता है ना कभी कभार हम बहुत मायूस हो जाते हैं तो हम अपने कमरे में बिल्कुल उदास होके कोने में हाथ फैला के बस बिस्तर पे टिक के बैठ जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा सैड थी वो, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, बस वो वहां ऐसे बैठी हुई थी। एंड पूरा जो है ना अभी इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, बहुत ही सैड सा माहौल चल रहा है उसके लिए। देन फिर क्या होता है, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड। फिर उसके पापा उसके कमरे में आए एक स्केल लेके, रूलर मतलब स्केल, द स्केल से मार उसको पड़ने वाली है अब, क्योंकि उसने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, अब मैंने वही कहा ना कि गलती क्या ही बताए किसकी, क्योंकि फादर के लिए भी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर थे, राइट। एंड इसको भी पता नहीं था कि वो क्या था, इसने तो बचकाने में ये काम कर दिया। तो अब उसके पापा जो है एक रूलर यानी एक स्केल लेके आए हाथ में। सो वह इतना रो रही थी कि स्पष्ट नहीं कर पा रही थी। वह अंधेरे कक्ष में लेटी रही सायंकाल रोशनी को, फर्श पर एक उदास छोटे से जस्ट लाइक फर्श पर एक उदास सा माहौल था। इट्स नॉट ओनली फर्श पे माहौल था, इट्स जस्ट लाइक वो बैठी ऐसे थी कि पूरा माहौल जो है उदास टाइप लग रहा था। फिर अपने हाथों में एक छड़ी के साथ पिता उसके कक्ष में आए, एक स्केल लेके उसके रूम में आए। अब भाई उसकी पिटाई होने वाली है, यानी आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो कहते हैं इस बात के लिए, क्योंकि अब तो तुमने बहुत ज्यादा बड़ी बात कर दी, राइट। अब तक तो डांट पड़ती थी तुमको, लेकिन तुमने मेरे इतने इंपॉर्टेंट कागज को फाड़ दिया सीधे, तो इसके लिए तुमको भाई मार पड़ेगी। फिर वो कहती है ओ नो नो, मतलब नहीं नहीं पापा नहीं मारो, है ना। शी स्क्रीम, बहुत जोर से वो चिल्लाती है। हाइडिंग अंडर दी बेड क्लोथ्स, बेड क्लोथ्स का बेसिकली मतलब होता है जो बिस्तर पे बिस्तर कपड़ा इन द सेंस जो चादर वगैरह होती है ना, तो चादर बिछाते हैं और जो चादर पहनते हैं, तो उनके नीचे वो छुपने लगी कि उसको मार नहीं पड़े। He pulled them aside, और उन्होंने उन चीजों को साइड हटाया कि नहीं नहीं तुमको मार तो पड़ेगी, अब तुमने इतना जो है ना मेरा इंपॉर्टेंट काम तुमने खराब कर दिया, राइट। सिट अप ही ऑर्डर्ड, फिर उन्होंने गुस्से में कहा, जैसे पापा कहते हैं ना उठ बैठो, सीधे बैठो, जब हम रो रहे होते तो और डांटते हमको कि सीधे बैठो, चुपचाप बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो क्योंकि तुम्हें स्केल पड़ने वाला है यहाँ पे। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल एंड नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत फादर की बात भी सही है कि तुम्हें इतना सिखाना चाहिए कि बच्चों को अगर बचपन में आप नहीं डांटोगे ना, बहुत ज्यादा लाड में रखते हो, यानी रिजल्ट होता है, तो वो बड़े होकर होता है, आप कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हो। तो एक टाइम पे जो पेरेंट्स करते हैं वो सही होता है, बिकॉज आगे के लिए अच्छा है। आज वो मार हमें भी याद होगी, आज तुम कोई उल्टा काम करने जाओगे ना तुमको मार याद आएगी, नहीं यार मुझे डांट पड़ी थी, मारा था, ये हमारे संस्कार ऐसे नहीं है, राइट। तो उसके पापा ने कहा कि यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल का मतलब है कि तुम्हें हमेशा के लिए, है ना, हमेशा के लिए ये सिखाना पड़ जाएगा कि जो चीज तुम्हारी नहीं है, द थिंग विच डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम उसे हाथ नहीं लगाओ, क्योंकि ये घर में इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, इंपॉर्टेंट कागजात हो सकते हैं, तो तुम उसे हाथ नहीं लगाओ। और अब हम सबको पता है कि वो तो बेचारी क्या कर रही थी, गिफ्ट बना रही थी। तो यहाँ पे केजिया फिर से डरते हुए लेकिन थोड़ा कुछ बताने की कोशिश करती है। सो शी सेज बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे एंड डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और जैसे ही वो बोल रही थी, बिकॉज वो हकला रही थी, तो उसके पापा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसे क्यों किया। तो तब तक वो बोले, तब तक वो जो है ना स्टिक उसके हाथ पे, लिटिल पिंक पाम्स यानी छोटी सी बच्ची होती है, तो छोटे बच्चों के हाथ कैसे होते हैं, छोटे से एंड पिंकिश कलर के होते हैं, राइट। तो ऐसे उन्होंने पट वहां पे रूलर उसको पड़ गया, यानी जब तक वो बेचारी कहती तो उसे कहीं ना कहीं मार पड़ चुकी थी, राइट। सो अनुवाद देखते हैं। उठ बैठो, उन्होंने आदेश दिया, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ।
तुम्हें एक बार सदा के लिए सिखाना आवश्यक है कि जो चीज तुम्हारे मतलब की नहीं है या तुम्हारी नहीं है तुम उसे नहीं छुओगी। किंतु यह आपके जन्मदिन के लिए था। फूटा उसकी जो है ना उसकी छोटी सी गुलाबी हथेलियों पर जो है फूटा यानी क्या होता है स्केल पड़ गया। ठीक है, काफी सैड सी बात हो गई है, लेकिन आगे आते हैं, देखते हैं स्टोरी क्या है। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. तो hours later यानी काफी घंटों पश्चात जब दादी माँ आई है ना, ग्रैंड पेरेंट्स का ये रोल ही होता है, जब हमें पापा मम्मी से डांट पड़ती है तो दादा दादी जो है ना हमें हमेशा बचा लेता है, राइट। दे लाइक कि नहीं मारो, एंड उनके पास रह के एक बहुत ज्यादा वार्मथ फील होती है, एक बहुत ही अटैचमेंट फील होता है, राइट। सो आज लेटर घंटों पश्चात जब दादी माँ आई, शी रैप्ड हर इन अ शॉल। तो दादी जो शॉल पहनती है ना, तो उन्होंने अपनी शॉल के अंदर, उसका कहते हैं ना छोटे बच्चे को अंदर ले आते हैं, आ जाओ जाओ मेरी शॉल के अंदर आ जाओ। तो रैप्ड का मतलब होता है शॉल के अंदर उसको जो है उन्होंने लपेट लिया है ना, ऐसे जैसे दादी माँ ने, है ना। एंड रॉक्ड हर इन दी रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर क्या होती है, आपने किसी के घर में हो या मूवीज में देखी होंगी, ऐसी चेयर जिसपे यूजुअली दादा दादी बैठते हैं और वैसे हिलती रहती है ना, रॉकिंग चेयर यूं यूं ऐसे होती रहती है। तो दादी माँ उस पर बैठी थी, उन्होंने केजिया को हाथ में लिया, अपनी शॉल में रैप किया और उसको ऐसे जो है ना अपने गले से लगा लिया। और यूजुअली होता है जब आप दुखी होते हो तो बोलते हैं ना लव इज द ओनली लैंग्वेज, तो प्रेम कोई दिखाता है तो यूजुअली दादा दादी जो है ना बहुत ज्यादा लगाव होता है उनको अपने पोता पोती से, राइट। तो वो जो है उन्होंने बच्ची को जैसे ही अपने पास रखा तो द चाइल्ड क्लंग, द चाइल्ड यानी केजिया खुद जो है, क्लंग का मतलब क्या होता है, चिपक गई, है ना। दादी माँ की सॉफ्ट बॉडी, एंड जब ओल्ड हो जाता है ना तो दादा दादी दादियों की बॉडी बहुत सॉफ्ट सी होती है, तो उनकी सॉफ्ट सी बॉडी से वो एकदम चिपक गई, राइट, एकदम, क्योंकि वो बहुत दुखी थी, उसको मार पड़ गई और वो तो सरप्राइज के लिए कर रही थी, राइट। सो घंटों पश्चात जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया था और दुल्हन कुर्सी में उसे झुलाया तो बच्ची उसके यानी दादी माँ के मुलायम शरीर से वो चिपक गई थी, वो बहुत दुखी थी अभी। देन अब यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वो इतनी त्रस्त हो जाती है छोटी बच्ची कि वो यही क्वेश्चन करती है कि भाई पापाओं को बनाया ही क्यों है। वो कहती है what did God make fathers for? She sobbed. Sobbed का मतलब होता है सिसकी भरते हैं ना, जब रोते हैं तो ऐसे ऐसे करके बोलते हैं, तो वो सॉब करते कहती है कि भगवान ने पापाओं को किस लिए बनाया भाई, क्यों बनाया, ये तो इतना डांटते हैं हमको, इतना मार लगाते हैं। वो बड़ी गुस्सा हो गई, उसको पूरा लगा कि ये सारे फादर्स ऐसे ही होते हैं जो हर टाइम डांट लगाते रहेंगे, एक विलन की तरह होते हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. तो फिर वो रोते रोते कहती है कि पापाओं को क्यों ही बनाया। तो उसकी दादी ने कहा एक साफ सा हैंकी लो, रुमाल लो, अब क्योंकि रो रही है तो आँख नाक सब बह रही होगी, तो कहते रुमाल लो बेटा, एंड अपनी नोज जो है ना नाक साफ कर लो, ठीक है, छोटे बच्चों की नाक बहती है तो कहते नाक साफ कर लो और सोने चले जाओ, है ना। पेट बेसिकली मतलब होता है, पेट का यहाँ पे मतलब है मेरी प्यारी बच्ची, है ना। पेट यानी क्या होता है, जिसे हम पालते हैं। मेरी प्यारी बच्ची सो जाओ तुम अभी, तुम अगली मॉर्निंग, एंड ऐसा होता है सोने के बाद सबसे बेस्ट रेमेडी होती है, जब भी कोई परेशानी होती है ना सो जाओ, तो सोने के बाद जब आप उठते हो तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत फेंट हो जाती है या भूल जाते हो, तो कहती है अगली सुबह बेटा तुम ये सब भूल भी जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, दादी माँ कहती हैं कि मैंने तुम्हें पापा को समझाने की बहुत कोशिश की कि उसको क्यों डांटा ये, लेकिन वो आज इतने अपसेट थे कि वो आज नहीं सुने, है ना, आज रात, बिकॉज उनका इतना बड़ा स्पीच था, वो स्पीच घूम गया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो तुम शांति से जाके अभी सो जाओ, ठीक है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया, उसने सिसकी भरी, यानी केजिया ने सिसकी भरी। फिर उसकी दादी माँ कहती हैं यहाँ एक स्वच्छ रुमाल है प्रिय, अपनी नाक साफ कर लो और जाओ सो जाओ, तुम इसके बारे में प्रातःकाल सब विस्मृत कर दोगी। मैंने तुम्हारे पिता को भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इतने दुखी थे आज रात्रि, तो उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ठीक है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. तो पर क्या होता है ना, ये ऐसी बात होती है एक्चुअली, छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ना आपको सोच समझ के उनके साथ हैंडल करना होता है ना, नॉट टू मच लव, नॉट टू मच स्कोल्डिंग, क्योंकि वो ये चीज़ ना कभी भूल नहीं पाते हैं। तो सेम उसके साथ हुआ था, वो कभी नहीं भूली थी वो मार को, वो उसके दिल में जो है ना कहीं बैठ गया था वो डर। तो अगली बार वो जब भी अपने पापा को देखती थी ना, वो दोनों हाथ पीछे कर लेती थी, क्योंकि उसे पता है उसको मार पड़ी थी, तो एक डर बैठ गया था उसके अंदर, राइट।
एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। रेड कलर का मतलब क्या होता है ना, गालों पे लालिमा। लालिमा यानी जब आप डर जाते हो, बिल्कुल घबरा जाते हो, तो बिल्कुल लाल हो जाते हैं ना, डर से लाल हो जाते हैं। तो वो जैसे ही अपने पापा को देखती थी वो हाथ पीछे कर लेती थी और वो लाल हो जाती थी, जिससे ये समझ आता है कि वो बच्ची बहुत ज्यादा अब डर चुकी थी। उसके पापा तो बिल्कुल ही ना उसको नहीं पसंद आ रहे थे अब। सो हिंदी अनुवाद देखते हैं। परंतु बच्ची कभी नहीं भूल पाई। अगली बार उसने जब भी अपने पिता को देखा तो उसने शीघ्रता से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए, पीठ के पीछे कर लिए, और उसके गाल जो हैं लाल रंग के हो गए थे, यानी लालिमा हो गई थी उसके हाथों पे। नेक्स्ट, दी मैकडोनल्ड्स लिव्स नेक्स्ट डोर। तो यहाँ बहुत ही फनी सी बात है, इनके जो पड़ोसी है ना, पड़ोसी का नाम है मैकडोनल्ड्स। तो नेक्स्ट डोर का मतलब होता है उनके जो पड़ोसी है मैकडोनल्ड्स, वो रहते थे है ना पास में। दे हैड 5 चिल्ड्रन, और उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। तो हुआ क्या, शाम की बात है। फेंस बेसिकली क्या होती है, जैसे घर होता है ना, घरों के यहाँ पे लकड़ी से एक जो वो नहीं बना रहता है यूजुअली, एक ऐसा बॉर्डर है ना, ऐसे बना रहता है, तो इसे क्या कहा जाता है, फेंस कहा जाता है। तो कहते हैं फेंस से, यानी बाड़ जो होता है ना, फेंस से बने हुए कुछ कुछ होल्स होते हैं, जगह होती है। तो वहां से वो ऐसे पास वाले घर में जब देख रही थी तो वो ये देख रही थी कि वो सब जो है ना, वो 5 बच्चे शाम में क्या खेल रहे थे, टैग खेल रहे थे। टैग बेसिकली गेम होता है जो हम हिंदी में कहते हैं पकड़म पकड़ाई करना, है ना, एक दूसरे को छिपना और पकड़ना, राइट। तो वो सब टैग खेल रहे थे, वो 5 बच्चे थे, एंड वो 5 बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे। तो द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds shaking with laughter। तो उन्होंने देखा, वो देखती है कि यार यहाँ पे तो ये जो पापा है, एक बच्चा उनके हाथ में है ना, उनके शोल्डर्स पे है, और 2 छोटी छोटी लड़कियां, उनके बड़े बड़े कोट होता है ना, तो उनकी पॉकेट्स होती है, उनकी पॉकेट पे बच्चे लटक जाते हैं, ऐसा करते हैं ना, पापा के कपड़ों पे ऐसे लटक जाते हैं जाके। तो वो लटक रहे थे एंड इधर उधर घूम रहे थे फ्लावर बेड्स के, यानी ये जो फूल हैं, फूलों की क्यारियों के यहाँ घूम रहे थे, यानी बहुत ही बढ़िया सा जो है ना माहौल चल रहा था। शेकिंग विद लाफ्टर, और बहुत ही हंसते खेलते हुए, जैसे होता है ना फादर्स अपने बच्चों के साथ मस्ती करते हैं, खेलते हैं। तो वो ये देख रही थी कि यहाँ तो बड़ा ही खुशी सा माहौल है, ये जो पापा है ये अपने बच्चों के साथ कैसे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, राइट। सो वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। देन इट वाज देन when she decided there were different sorts of fathers। so वो एक बार याद करती है, उसने देखा था कि जो बॉयज है, यानी जो वहां पे मैकडोनल्ड्स हैं, है ना, जो मैकडोनल्ड्स उनके पड़ोसी हैं, उनके लड़कों ने एक बार क्या किया था, उनके पापा की तरफ होस का बेसिकली मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाइप होता है ना, पाइप देखा है जिससे पानी डालते हैं, तो पानी का यहाँ पे जो डायरेक्शन होता है ना, तो उसे होस कहते हैं, वो जो ओपनिंग होती है, जो नली होती है। तो उस नली को उन्होंने एक बार अपने पापा के सामने कर दिया था, है ना, एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल टाइम। एंड जब उन्होंने सामने किया, यानी पानी डाल गया उनके मुंह पे, लेकिन वो चिल्लाए नहीं। उसने देखा कि उसके पापा मस्ती करके उन सब बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अरे अरे पानी डाल रहे हो, इधर आओ। तो मतलब वो गुस्सा नहीं किए, उल्टा वो हंस रहे थे और खेल कूद रहे थे। तो यहाँ पे केजिया सोचती कि यार इसकी जगह मेरे पापा होते तो मुझे तो डांट मार क्या क्या नहीं पड़ जाती। तो अब उसे एहसास हुआ, उसे ये लगा कि डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, कि पिता भी अलग अलग प्रकार के हैं, यानी ऐसा नहीं है कि मैं अपने पापा की जो है ना, दुनिया के सारे पापा इतने खतरनाक होते हैं, शायद मुझे जो है ना ऐसे पापा मिले जो बहुत ज्यादा डांट लगाते हैं। तो ये उसने ऐसा कंक्लूजन निकाला। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। एक बार तो उसने देखा कि बालकों ने उसके पिता पर, यानी मैकडोनल्ड्स पे जो है ना, पाइप से पानी डाल दिया था, और उसने पूरे समय हंसते हंसते उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। तब यह था कि उसने निश्चय किया, एक धारणा बना ली कि पिता भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। नाउ सडनली, अब एक दिन क्या हुआ, वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड हर ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल। तो एक दिन की बात है कि उसकी जो मम्मी है, केजिया की मम्मी, वो इल यानी बीमार पड़ जाती हैं। तो वो और उसकी दादी माँ जो है हॉस्पिटल चले जाते हैं। The little girl was left alone in the house with Alice the cook। तो अब वो छोटी बच्ची थी, तो उसको घर में अकेले किसके साथ रहना था, एलिस के साथ। एलिस कौन थी, कुक थी। कुक यानी कौन होते हैं, रसोइयन, जो रसोई बनाते हैं ना, तो उनके साथ उसको रखा गया था। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid। तो डे टाइम तक तो ठीक था, जो रसोई वाला होते हैं दिन तक रहेंगे, सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हो रही थी, when Alice was putting her to bed का मतलब क्या होता है, जब उसे सुला रही थी, है ना, बिस्तर पे होता है ना, बच्चों को सुलाने जाते हैं, चादर वदर पहनाते हैं, है ना, ऐसे सुला देते हैं। तो जब एलिस जो कुक थी उसको सुला रही थी,
शी ग्रू सडनली अफ्रेड। शी कौन? केजिया। केजिया को एकदम से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। एंड दिस इज वेरी कॉमन कि छोटे बच्चों को अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। नॉट ओनली छोटे बच्चे, कुछ तो कितने बड़े हो जाते हैं, अभी भी अंधेरे से कहीं ना कहीं डर लगता है। तो सेम चीज हुई किसके साथ? केजिया के साथ। आइए अनुवाद देखते हैं। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वह तथा दादी हॉस्पिटल गए। छोटी लड़की को एलिस रसोइयन के साथ अकेला छोड़ दिया गया था। दिन के समय सब ठीक था, लेकिन जैसे ही जो है ना रात होती गई, एलिस बिस्तर पर जो है केजिया को सुला रही थी, तो वह लड़की यानी केजिया अचानक से डर गई। ओके, देन व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर? शी आस्क्ड। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. तो यहाँ पे केजिया देखो इसको सुलाने जा रही थी ये, but then केजिया कहती है What will I do if I have a nightmare? यानी वो कहती है क्या करूंगी मैं अगर मुझे एक नाइटमेयर आया। What is a nightmare? Nightmare is basically बुरा सपना, है ना। अब हमें भी आजकल देखो ना बुरे सपने तो आते ही हैं कभी ना कभी, और हम खुद कितनी झटके से उठते हैं कभी कोई बुरा सपना देख लिया। बट एक छोटे बच्चे के लिए तो और डरावना होता है ना, जब वो बुरे सपने देखते हैं तो इवन तो सुबह उठ के रोने लगते हैं। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, आपके छोटे भाई बहन हो या छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया हो, तो वो पूछती है एलिस से कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे बुरा सपना आया, बिकॉज तब से तो बहुत ही डरी हुई है। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स। फिर केजिया और आगे कहती है कि मुझे ज्यादातर ना बहुत बुरे सपने आते हैं। फिर ग्रैनी यानी दादी माँ को ग्रैनी कहती हो, तो दादी मुझे जो है ना अपने बेड में ले जाती है। अकेले सोने में बच्चों को डर लगता है ना, यूजुअली साथ में सुलाते हैं, तो वो मुझे अपने बिस्तर पे ले जाती है। कहती है आई कांट स्टे इन द डार्क। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट गेट्स विस्परी, यानी ये सब कानाफूसी का मतलब क्या होता है? ऐसा लगता है कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं मुझे, है ना। अंधेरे में बहुत सारे इल्यूजन होते हैं कि कोई बात कर रहा है, कोई आवाजें आ रही है, कोई है ना, ये सब भ्रम रहते ही हैं बचपन में। तो वो ये कहती है। ठीक है, हिंदी में अनुवाद देखते हैं। मैं क्या करूंगी यदि मुझे बुरा सपना आया तो? उसने पूछा। मुझे अक्सर दुखद स्वप्न यानी बुरे सपने आते हैं और फिर दादी मुझे उनके बिस्तर पे ले जाती हैं। मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। ये सब कानाफूसी जैसे हो जाता है, यानी आवाजें आने लगती है मुझे। देन यहाँ पे एलिस के पास अब तो कोई और रास्ता नहीं था। वो कहती हैं You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks. And don't you scream and wake your poor pa. तो कहती हैं कि तुम बच्चे तुम सो जाओ, कुछ नहीं होगा ऐसा, है ना। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स यानी उसके सॉक्स पहने होते हैं, तो छोटे बच्चे के सॉक्स उतार देती है वो, और अब तुम शांति से सो जाओ। देन एलिस एक बात और कहती है कि एंड डोंट यू स्क्रीम, और तुम चीखना मत, यानी ऐसा कुछ भी हुआ तो चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा। पुअर पा का मतलब है यहाँ पे गरीब पापा नहीं, लेकिन बेचारे पापा, यानी होता है ना कि पूरे दिन में कोई थक हार के सोता है ना, फिर तुम उनको नींद से जगा, तो वो बेचारा इंसान इतनी मेहनत कर रहा है तो जगाना नहीं उन्हें, तो वो उसे वार्न कर देती है कि चिल्लाना मत, अपने पापा को जगा मत देना। ठीक है। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन क्या हुआ? वही बुरा सपना जो है केजिया को आ गया। अब ये सपना जो है ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सपना क्या है? द बच्चर विद अ नाइफ एंड अ रोप who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still. तो इस सपने में कौन आया? एक बच्चा। बच्चा कौन होता है? एक कसाई। कसाई समझते हो कौन होता है? वो जो मीट होता है ना, मीट नॉनवेज है ना, चिकन और मीट, इन सबको काटने का काम करता है ना। बड़ा सा अब कसाई होगा तो कसाई के हाथ में आपने देखा है एक बहुत बड़ा सा चाकू होता है, और उस चाकू से वो काटता है और बहुत ही डरावना सा दिखता है। तो अब सपने में तो कुछ भी आ सकता है, तो केजिया के साथ ऐसा ही हुआ। वही बुरा सपना आया और वही कसाई उसके सपने में आया, और उसके हाथ में क्या था? एक चाकू बड़ा सा और एक रोप। रोप का मतलब क्या होता है? एक रस्सी। एक चाकू और रस्सी उस कसाई के हाथ में थी। मान लो बहुत डरावना सा कसाई है, नियरर और नियरर, यानी उसके और पास आता जा रहा है वो धीरे धीरे, है ना। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल। ड्रेडफुल का मतलब क्या होता है? वही डरावनी सी हंसी। आपने कभी कोई हॉरर मूवी देखी हो या ऐसे आपने देखा होगा ना, खतरनाक सी एकदम डेविल स्माइल होती है, मतलब मुस्कुरा तो रहा है लेकिन ऐसी मुस्कान है जिससे सामने वाला जो है डर जाए, एक डेविल टाइप की स्माइल। तो ड्रेडफुल स्माइल यानी वो अपनी डरावनी मुस्कान दिखा रहा है जिससे वो और डर जाती है। एंड वाइल शी कुड नॉट मूव, और नींद में ऐसा होता है ना, हमें लगता है हम मतलब कुछ होता ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, है ना, फील ही नहीं कर पाते हैं।
कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट, और वो हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ एकदम खड़ी हो गई सीधे और रो रही थी जोर जोर से। और किसे बुला रही थी? दादी माँ को, क्योंकि उसको दादी माँ से बहुत ज्यादा लगाव था। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, अ कैंडल इन हिज हैंड। तो हुआ क्या, वो रोती रोती चिल्लाती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा, और जैसे ही वो उठी, वोक किसका पास्ट टेंस है? वेक वर्ड का। शिवरिंग, शिवरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब आप जो है ना बहुत ही ज्यादा कांपते हो, है ना, बच्चा कांपता है जब डरता है, डर लगता है तो कैसे यूं 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 नहीं, ऐसे कांपता है। तो वो एकदम से नींद से उठी, शिवर कर रही थी, और उसने क्या देखा कि उसके पापा जो है उसके बिस्तर के बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिस्तर के जो है ना पास में, बिसाइड का मतलब होता है पास में, उसके पापा जो है बिस्तर के पास में एक कैंडल हाथ में लिए खड़े थे, है ना, रात थी तो कैंडल हाथ में लिए खड़े थे। फिर पापा पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, ही सेड, वो पूछते हैं क्या हो गया भाई। ठीक है, चलो अनुवाद देखते हैं। लेकिन वही पुराना स्वप्न, डरावना सपना आया, कसाई एक चाकू व एक रस्सी के साथ, जो समीप और समीप आता गया, वही डरावनी मुस्कुराहट को मुस्कुराते हुए, जबकि वह हिल भी नहीं सकी, केवल स्थिर खड़ी रही और चिल्लाते हुए दादी माँ दादी माँ। अपने पिता को अपने बिस्तर के पास एक मोमबत्ती अपने हाथ में लिए देखकर वह कांपती हुई जागी। क्या बात है? पिताजी ने पूछा। तो वो कहती है, बताती है, अपना सपना बताती है रोते रोते। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। कहती है अरे एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए, है ना। बस बच्चे को होता है ना कि जिससे प्रेम होता है, दादी माँ से ज्यादा लगाव है, तो नहीं मुझे और कुछ नहीं, मुझे तो बस अभी दादी मम्मी चाहिए, मुझे उन्हीं के पास जाना है। ठीक है। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. तो फिर उन्होंने क्या किया, अब छोटी सी बच्ची है तो उन्हें पता है मैं इसे अकेले तो नहीं छोड़ सकता। एंड मैंने एक चीज़ आपको बताई है ना, पेरेंट्स आपको डांटे कुछ भी करे, लेकिन अंदर से उनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो उसके पापा भी आए, उसने कहा मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। ब्लू आउट, ब्लू वर्ड किसका पास्ट टेंस होता है? ब्लो, यानी क्या होता है? मतलब बुझा दिया। तो उन्होंने क्या की, वो कैंडल को बुझा दिया, है ना। बेंट डाउन, बेंट डाउन यानी नीचे झुके, बेंट का मतलब होता है झुकना, यानी वो बिस्तर पे थी, नीचे झुके, उसे अपनी गोद में उठाया, छोटी सी बच्ची थी वो, है ना। कॉट अप इन हिज आर्म, कॉट अप का मतलब क्या होता है? कॉट वर्ड किसका पास्ट टेंस है? कैच का। कैच का पास्ट टेंस क्या है? कॉट। कॉट अप मतलब क्या हुआ? उसको अपनी बाहों में ऐसे कंधे पे उठा लिया, है ना, बच्चे को ऐसे उठाते हैं ना, कंधे पे उठा लिया, है ना। कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग रूम, और बड़े बेडरूम में यानी अपने बेडरूम में उसे चलते हुए वहां से लेके जा रहे हैं ना, पीठ थपथपाते हुए। एंड उन्होंने देखा बिस्तर पे क्या है? एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड। फिर उन्होंने क्या किया? वो कागज रखा था वहां बेडरूम पे, उन्होंने उस कागज को हटाया एंड देन केयरफुली जो है ना टक्ड अप द चाइल्ड। टक्ड अप की चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जो है उसको बहुत ही अच्छे से टक करके एकदम जो है धीरे से उसने बिस्तर पे यहाँ पे रख दिया, है ना। टक्ड अप द चाइल्ड, ऐसे रख दिया। एंड ही ले डाउन बिसाइड हर, तो ऐसे गले पे हाथ रख के वो उसके पास में सो गए। हाफ स्लीप स्टिल, होता है ना बच्चों को जब डर लगता है तो मम्मी या पापा ऐसे आपको ना आर्म्स में रख लेते हैं अपनी शांति से, कि ताकि उसको जो है ना डर नहीं लगे। हाफ asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm and held tightly to his shirt. तो ले डाउन बिसाइड हर यानी वो उसी के पास जो है लेट गए, है ना, उसे पता है मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। हाफ अस्लीप स्टिल, हाफ अस्लीप यानी होता है ना पूरी नींद में नहीं होते हो, एक बीच की नींद में आपको हल्की सी नींद लगी होती है, लेकिन अभी भी केजिया को जो वो बच्चा की जो कसाई की जो वो मुस्कान है वो उसके दिमाग में घूम रही थी, डरावनी सी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, क्रेप्ट क्लोज का मतलब क्या होता है? क्रेप्ट का मतलब होता है और पास में खसक जाना, है ना। और समीप जो है ना वो उनके चली गई थी, एकदम जो नहीं चिपक जाते हैं जब डर लगता है मम्मी पापा से, बिल्कुल ही ना ऐसे पकड़ लेते हो आप उन्हें। स्नगल्ड हर हेड अराउंड हिज हाउस, स्नगल्ड का मतलब क्या होता है? अपने सिर को, अच्छा एक चीज बताती हूँ, डर का ना सबसे इजी सोल्यूशन होता था बचपन में, है ना, या अभी भी डर लगता है तो हम क्या करते हैं अपना मुंह अंदर छुपा लेते हैं और खुद को चादर के अंदर डाल लेते हैं, तो ऐसा लगता है नहीं कोई कुछ नहीं करेगा अब तो, है ना, अब तो कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसने भी ऐसा किया, इसने क्या किया? अपने पापा के हाथ के
स्नगल यानी नीचे छुपा दिया, अपना सर नीचे छुपा दिया कि चाहे उसको डर ना लगे, राइट। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, एंड उनके यानी अपने पापा की शर्ट को बिल्कुल ऐसे ना टाइटली उसने पकड़ लिया। सो आई होप सब ये सीन इमेजिन कर पा रहे हो, जब भी आप छोटे बच्चे होते हो तो डरते हो ना, तो पापा के बिल्कुल बाहों में चले जाते हो, उनका सर नीचे छुपा लेते हो, शर्ट टाइटली पकड़ लेते हो कि मुझे कुछ नहीं हो। ऐसा लगता है ना, यू आर ऑलवेज सेफ इन दैट आर्म्स। एक बोलते हैं ना आपके सेफ प्लेस जो होती है, सेफ जोन, वही होता है, राइट। एक कंफर्ट महसूस करते हैं, तो सेम केजिया अभी महसूस कर रही थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर उसे अंधेरे से डर नहीं लगने लगा, क्योंकि वो अपने पापा के पास थी, है ना, उनके बाहों में थी वो, तो अब उसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल ही ना सेफ या प्रोटेक्टेड फील कर रही थी, और शांति से वहां पे ले स्टिल का मतलब क्या होता है, वो बिल्कुल वहां पे शांति से लेटी हुई थी, सुकून से। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेट फादर। तो अब पापा कहते हैं कि तुम्हारे जो फीट है, अब बच्चों के छोटे छोटे से पैर होता है ना, तो कहते हैं मेरे लेग के पास उन्हें रब करो। रबिंग करने से यूजुअली क्या होता है ना, आप एक वार्मथ, एक गर्माहट महसूस करते हो, तो तब आप क्या, जब डर रहे होते हो तो थोड़े शांत हो जाते हो। तो हम ऐसे कहते हैं ना, अपने फीट अपने पापा या जब छोटे होते हैं पापा या मम्मी के अगेंस्ट रब करते थे, ताकि थोड़ा वार्म लगे, हमें डर नहीं लगे। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम जो है ना पैर मेरी टांगों से रगड़ो, थोड़ा उन्हें गर्म कर लो, राइट, ठीक है। चलिए, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आई थिंक माहौल बन रहा है। अब वो डर वाला माहौल कहीं ना कहीं हमको जाता हुआ दिख रहा है। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल। अब हुआ क्या, वैसे तो यूजुअली बच्चे पहले सो जाते हैं, लेकिन टायर्ड आउट यानी अब पापा उसके बहुत ज्यादा थके हुए होंगे पूरे दिन से, तो केजिया के सोने से पहले उसके पापा की ही नींद लग गई थी, तो यानी केजिया जगी हुई है। सो अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। अब केजिया के जो है ना मन में एक बहुत ही फनी सी फीलिंग आने लगी, यानी पहले जो उसे अपने पापा से इतना फियर होता था कि उनके पास भी नहीं जाना है, अवॉइड करना है, तो अब उसको देख के हंसी आई कि पापा तो मुझसे ही पहले सो गए, यहाँ बच्ची मैं हूं और पापा मुझसे पहले सो गए, राइट। पुअर फादर, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंडमदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। तो यहाँ पे केजिया को रियलाइज होता है, बेचारे मेरे पापा, यानी उसने जैसे देखा ना कि मुझसे पहले तो वो सो गए, तो वो उन्हें देख रही थी और कहती यार बेचारे पापा, नॉट सो बिग, यानी इतने भी बड़े और इतने भी डरावने नहीं है जितना मैं उन्हें सोचती थी कि ये बहुत बड़े कोई हैं। एंड आफ्टर ऑल, एंड आखिरकार उनके लिए भी तो कोई देख रेख करने के लिए नहीं है, यानी मेरे पास तो मम्मी है, पापा है, दादी है, एलिस है, सब मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन पापा इतने भी बड़े नहीं हैं और उनका ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं है। तो उन्हें सोता हुआ देख के यही महसूस करती है कि यार ये भी तो थक जाते होंगे पूरे दिन काम करके हमारे लिए, और हो सकता है इसी कारण से कभी वो मुझ पे गुस्सा कर देते, मुझ पे चिल्लाते, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा हम बॉन्ड बनता हुआ देख रहे हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ जीवन में कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है ना, तो राइट अंडरस्टैंडिंग से, एक सही समझ से ना आप चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो कड़वाहट आ गई थी केजिया और उसके पिताजी के रिश्ते में, कहीं ना कहीं केजिया को फिर महसूस हुआ कि मेरे बेचारे पापा यार इतने बड़े भी तो नहीं है, आखिरकार वो भी तो इंसान है। तो ये मैं कहूँगी आप अपने पेरेंट्स के लिए भी फील करें कि आप ये मत सोचिए वो आपसे कोई बहुत अलग है, वो भी तो कोशिश ही कर रहे हैं जैसे हम कोशिश करते हैं। देखो हम पढ़ते हैं इतने टाइम से, कभी मार्क्स अच्छे आते हैं कभी नहीं आते, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे भी वो भी अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में जो भी वो करते हैं, मम्मी घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ करने की सोचते हैं, मेहनत करते हैं, उनको भी फेलियर्स मिलते हैं, राइट। तो एज अ चाइल्ड हमें भी उतना इक्वली उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे केजिया को वही रियलाइज होता है कि बेचारे पापा इतने बड़े भी तो नहीं हैं, और आखिरकार इनका ख्याल रखने के लिए भी कौन है, हम तो बच्चे हैं, हम पे सब ध्यान देते हैं, लेकिन इनको तो ये समझते हैं ना कि पूरा घर आपको संभालना है, सब आपको करना है। तो वो कहीं ना कहीं अब फील करने लगी थी अपने पापा के लिए कि हाँ वो भी अपनी जगह पे सही है। फिर वो प्यारी सी बात होती है एक, वो कहती है ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना फिजिकल अपेयरेंस की बात हो रही है कि जैसे ग्रैंड माँ, दादी माँ कैसी होती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, तो बच्चों को यूजुअली अब सॉफ्ट चीज़ें पसंद आती है ना ज़्यादा, कि हाँ भाई सॉफ्ट से कंफर्ट मिलता है। लेकिन कहती हैं पापा जो है उनकी बॉडी जो है, उनका फिजिक जो है थोड़ा ज़्यादा कड़क है, जैसे यू से ना मैंस बॉडी तो थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ज़्यादा, इट्स नॉट लाइक सॉफ्ट लाइक योर ग्रैंड मदर। तो वो कहती है पापा की बॉडी ऐसे थोड़ी हार्ड थी, लेकिन इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो थी ना ये सख्ती अच्छी थी, बिकॉज ये एक अलग पर्सनालिटी है, जीवन में हर कोई तो सेम नहीं हो सकता ना, तो जिसकी जो गुण है वो उसके लिए बेहतर है। तो कहती है सख्ती मुझे अच्छी लगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी
कंफर्ट फील हो रहा था, वो सेफ फील कर रही थी उनकी आर्म्स में। तो यहाँ हम देख रहे हैं एट द एंड, जैसे मैंने कहा था ना, अंत भला तो सब भला, तो एक बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है कि केजिया जो है अपने पापा के बारे में समझ गई, एंड अब जो वो कड़वा सा रिश्ता वो रखती थी उसको समझ आया कि नहीं, पापा भी मेरे लिए बहुत चिंता करते हैं, वो भी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन हो सकता है वो अपने काम में इतना थक जाते हैं कि वो इन चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। राइट, सो अनुवाद देखते हैं। थके होने से वह पिता यानी छोटी लड़की से पहले ही सो गए। नाउ एक मजाकिया भावना उसमें भर गई। बेचारे पिता, इतने भीमकाय भी नहीं है, यानी इतने भी बड़े नहीं हैं, आखिरकार उनकी देखभाल के लिए भी तो कोई नहीं है। वे दादी माँ से भी अधिक सख्त थे, किंतु ये एक अच्छी सख्ती थी। एंड एवरी डे ही हैड टू, तो आगे वो और सोचती है, एंड एवरी डे ही हैड टू गो टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। तो अब देखो उसको धीरे धीरे खुद रियलाइज होने लगा कि हर दिन जो है पापा को इतना काम पे जाना पड़ता है और इतने वो थक जाते हैं, बाहर की दुनिया इतनी बड़ी है, राइट, काम करके वो बेचारे थक जाते हैं, तो उनको शायद वक्त नहीं मिल पाता होगा कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड कौन थे, उनके पड़ोसी, वही पड़ोसी जिसको उसने ना हंसता खेलता हुआ देखा था। तो वो कहती हो सकता है पापा थक जाते हो तो मेरे साथ खेलने कूदने हंसने खेलने का टाइम उन्हें नहीं मिल पाता है, और ये सब आखिरकार वो कर भी हमारे लिए रहे हैं। राइट, शी हैड torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. And फिर उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वो उस दिन जो मार उसे पड़ी थी और डांट पड़ी थी, तो अब उसे याद आता है she had torn up का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से उन्होंने पापा की वो सुंदर लेख को फाड़ दिया था। यानी उन्होंने इतनी मेहनत से जो स्पीच लिखी थी, है ना, आप किसी काम में इतनी मेहनत करो, फिर उसे याद आता है कि यार मैंने वो फाड़ दिया, तो कहीं ना कहीं पापा का गुस्सा भी तो जायज था। राइट, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सही समझ उसके अंदर आने लगी। एंड देन बस उसी चीज को सोचते हुए शी स्टर्ड सडनली एंड साइड। स्टर्ड सडनली का मतलब होता है हल्की सी उसने नहीं कांपी, वो एकदम ऐसे सांस लेता है ना, जैसे मैंने एक्टिंग करके बताई उसकी, कि स्टर्ड सडनली का मतलब होता है ऐसे कांपना नहीं, बट होता है ना आप कोई बात सोचते हो, अरे यार मुझसे गलती हो गई है, तो वो बस गलती में ऐसे सोच के लंबी सांस ली और जो ना साय किया, यानी एक बहुत बड़ी आह भरी कि यार थोड़ा गलती मैंने कर दी थी, तभी जो है मुझे डांट पड़ी थी। सो व्हाट वाज द एंडिंग में पूरी जो है ना केजिया को बात समझ आने लगी, एंड जो रिश्ता सार हो गया था वो एकदम स्वीट हो गया। तो इस लिटरेचर में जो कहानियाँ होती है ना, उनका अर्थ ये नहीं है कि तुम इस कहानी को सुनो, कुछ सिखाना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी देखो पेरेंट्स भी इंसान है यार, हमारी तरह वो भी कोशिश करते हैं, तो कभी उनसे ऊपर नीचे गलती हो जाए, आपको कभी ज़्यादा डांट दिया है तो आप ये मत सोचो कि वो लोग भी परफेक्ट है, वो भी ऐसा नहीं है, उनको गलती होती है, वो समझते हैं, अंदर उनको कहीं ना कहीं एहसास होता है। राइट, तो सेम यहाँ पे भी है, हम भी उनके हालात समझे, हम भी उनके कंडीशन समझे, एंड वही है ना, बी विद लव, है ना, एक दूसरे को। देखो यार लास्ट में क्या हुआ, जब उसके फादर ने उसे प्रेम दिखाया, उसको अपने साथ सुलाया, है ना, पास में रखा, तो उसे एक वार्मथ महसूस हुई। तो बोलता है ना, लव कैन रिजॉल्व ऑल थिंग। तो आप भी जब अपने पापा मम्मी से कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रेम से आप व्यवहार करो, तो धीरे धीरे हर चीज का सोल्यूशन आ सकता है। राइट, क्लियर है। नाउ आगे वो पापा उससे पूछते हैं फिर से कि वो आधी नींद में, मतलब उसको जगा हुआ देखते हैं, वो बैठी होती है, तो पापा पूछे व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया, अनदर ड्रीम, कहते हैं एक और सपना आया क्या तुम्हें। तो बच्ची कहती है, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। तो कहती है ओ पापो, तो वो क्या करती है, अपने पापा के जो है ना चेस्ट पे, यानी जहाँ हार्ट होता है ना, वहाँ पे वो सर रख के जो है सो जाती है, छोटी सी बच्ची वहाँ सो जाती है। कहती है माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है ना आपके हृदय पर है, और आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन को सुन सकती हूँ। एंड देन वो बहुत ही स्वीटली कहती है What a big heart you have got, और पापा आपका दिल तो कितना बड़ा है मेरे प्यारे पापा। सो यानी कहीं ना कहीं वो एक बहुत ही स्वीट सा रिलेशन यहाँ मेंटेन होता है, एंड वो भी अब फीलिंग्स अपने पापा की समझने लगी कि ये इतने सख्त नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ कारणों से उन्हें ऐसा होना पड़ता है। राइट, सो स्वीट सी हैप्पी सी एंडिंग यहाँ पे होती है हमारी इस पर्टिकुलर स्टोरी की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द लिटिल गर्ल का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही ना, हर घर की कहानी कहीं ना कहीं होती है, उस टाइप की फीलिंग आई होगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या व्यूज़ हैं आपको इस चैप्टर पे लेके। एंड अगेन मैं आपको बता दूँ कि क्लास 9 की जो पूरी तैयारी है वो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे यानी मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ कर सकते हैं।
एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी भी वीडियो लेक्चर का कोई भी चार्ज पे करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। सारे वीडियो लेक्चर्स कैसे देख सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिख रहा है ना, वहाँ पे फुल प्लेलिस्ट लिंक दी गई होगी। तो प्लेलिस्ट में क्या होगा, क्लास 9 के जितने चैप्टर्स हैं, पोएम्स है, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको अरेंज मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। एंड वन लास्ट थिंग, आप सब सोशल मीडिया पे तो होंगे कहीं ना कहीं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड बाय।